नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं हार्दिक पटेल, वो कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इससे लगातार अब कांग्रेस को एक और चुनौती का सामना इससे करना पड़ सकता है। क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है, और इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी हार्दिक पटेल रह चुके हैं और उन्होंने अब पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब भाजपा की तरफ रुख कर दिया है और सदस्यता भी ले ली है। हार्दिक पटेल गुजरात के एक बड़े पाटीदार नेता के रूप में गिने जाते हैं और इनके युवाओं में काफी ज्यादा पकड़ है, जिसका उदाहरण ये कांग्रेस में रहते हुए दे चुके हैं। आपको बता दें कि हार्दिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ज्यादातर फोन में ही व्यस्त रहते हैं। आपको बताना चाहिए कि उनके पास बात करने का समय नहीं रहता, ऐसा उन्होंने आरोप लगा। और इसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने शामिल होने के पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मोदी के नेतृत्व में एक छोटा सिपाही बनकर काम करूंगा। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर भारतीय जनता पार्टी से अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ वर्चस्व पांडे जी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्चस्व पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार एक तरफ कांग्रेस रणनीतियां बना रही है, आगे की चुनावी तैयारियां कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई बड़े नेता हैं पार्टी के, अब वो साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पांडे जी पहले यहाँ सभी लोग का नमस्कार जी। जहाँ तक रही बात दूसरे बड़े नेताओं की बात, तो मैं हार्दिक पटेल को तो कोई बड़ा नेता मानता नहीं हूँ, ठीक। और कोई दूसरी पार्टी लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, सिर्फ एक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हार्दिक पटेल को किस किस तरीके से घेरा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कितने सारे केसेस उनके ऊपर किए गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका एक सीडी कांड हुआ था जिसको बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में, और उसको लेकर के उनकी इज्जत की ऐसी की तैसी कर डाली, ठीक। तो ये फिर गए कहाँ, उसी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए। जाने के ठीक पहले इनके सारे मुकदमे को वापस लिया जाता है। तो हम गांधी के उपासक हैं, हम किसी भी मुकदमे से डर करके पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जो लोग आज के इस समय में इस विपरीत परिस्थिति में छोटे मोटे मुकदमों से, छोटे मोटे अत्याचारों से डर करके पीछे भाग जा रहे हैं, ऐसे लोग कभी देश का हित नहीं कर सकते और ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा 30 दिसंबर 2017 को हार्दिक पटेल का एक ट्वीट आता है कि भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन जो अमित शाह के पैरों की जूती बनकर रहता है उनको आगे किया जाता है। तो हार्दिक पटेल को बहुत बहुत बधाई हो अमित शाह के पैर की जूती बनने के लिए। ठीक है, अनिल मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से लगातार हार्दिक पटेल भी जब कांग्रेस पार्टी में थे तब वो लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में नजर आए, लेकिन उसके बाद अब वो फिर से एक कदम उठाया उन्होंने बड़ा और वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े बड़े आरोप लगाने के बाद पार्टी ने कैसे स्वीकार किया? देखिए, अब मैं पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखता हूँ जी। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि मैं हार्दिक को बड़ा नेता नहीं मानता हूँ। आप जब उनको कुछ नहीं मानते तो उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य का आपने उनको क्यों बना दिया? इसका मतलब कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब आपका प्रदेश अध्यक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग पप्पू कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। वो इसका मतलब कि आपकी पूरी पार्टी ही मजाक में चल रही है। कांग्रेस को जनता और हिंदुस्तान की आवाम मजाक के रूप में लेती है, हल्के में लेती है। इसी आप लोगों की नीतियों की वजह से जब आप अपने कार्यकर्ता को ही महत्व नहीं देते। सुनिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में युवाओं का और जो भी भविष्य में कुछ करना चाहता है समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, ऐसे किसी भी पोटेंशियल आदमी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कि उसके जो नेता हैं वो सैंडविच खाने में, अपने कुत्ते को टहलाने घुमाने में मस्त हैं। उनको देश समाज में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं अदा कर पा रही है।
मृतप्राय होती पार्टी है, विलुप्त होती हुई पार्टी है, जिसका समूल समापन होने वाला है। इसलिए उनकी बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ अपने साथी प्रवक्ता की। कहीं सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं, कोई हार्दिक पटेल का विषय नहीं है। जो भी जिसको भी लगता है कि हम समाज में, देश में, जनता के हित में कांग्रेस में रहते हुए मेरा दम घुट रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो विचार बदल करके भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्य पद्धति में अगर किसी को विश्वास हो रहा है, उसकी आस्था हो रही है राष्ट्रवाद में, हिंदुत्व में, समाज में और विकास के साथ चलना चाहता है, इसमें बुराई क्या है। उसी प्रकार से हार्दिक पटेल जी भी आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। ठीक है, वर्चस्व पांडे जी क्या जवाब देंगे इस बात का कि अगर आप हार्दिक पटेल को कोई बड़ा नेता नहीं मानते थे तो फिर क्यों पद दिया गया उन्हें? वर्चस्व पांडे जी, उनको इसीलिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हाँ। ठीक, और उनके ऊपर जो हम लोग एक विश्वास जता रहे थे, इसी वजह से राहुल गांधी जी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उससे राहुल गांधी जी पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे। कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी अभी हैं। तो उनको भी आप लोग हल्के में लेते हैं? सोनिया जी को भी? उनको हल्के में नहीं, पहले सुन लीजिए पूरे, उनको हल्के में नहीं। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया अभी बाकी है जो अगस्त में होना है। ठीक, उसके लिए तब तक किसी एक वरिष्ठ नेता को बनाना था, तो हम लोगों ने सोनिया गांधी जी, वही वरिष्ठ नेता गुजरात में आपके हार्दिक पटेल जी थे, जो आपको छोड़ करके कोई वरिष्ठ नेता नहीं है। हार्दिक पटेल छोड़ करके भाजपा में आ गए, तो आप लोगों के पेट में वर्चस्व पांडे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी वर्चस्व पांडे, भाजपा में आने की टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? इन्होंने कहा देश हित की बात करते हैं और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें भूल गए। भाजपा में आने की टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि जब कोई नेता या कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके खिलाफ बोल रहा हो, उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लगा दो कि या तो वो आपसे डर जाए या तो आपके खिलाफ डट करके लड़ता रहे। ठीक, तो अब उसमें जो लोग डर जाते हैं वो लोग जाते हैं, जैसा हार्दिक पटेल ने 2017 के अपने ट्वीट में कहा ये कि पैर की जूती अमित शाह के बन जाते हैं। तो जो लोग अमित शाह के पैर की जूती बनते हैं, उन लोगों के फिर केस को वापस लिया जाता है, फिर जूती की तरह उनको अपने पैर में पहन के भारतीय जनता पार्टी में रौंदा जाता है, जिस प्रकार से हार्दिक पटेल के साथ होना है। ये वही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2016 को ट्वीट किया कि अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। तो एक देशद्रोही को अपनी पार्टी में भाजपा में जोड़ने के लिए मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक देशद्रोही को अपनी पार्टी में जोड़ लिया। और ये वही हार्दिक पटेल है जिसके ऊपर पूरा एक भाजपा का कैंपेन चला, टुकड़े टुकड़े गैंग का कैंपेन चला, और पता नहीं क्या क्या उसी हार्दिक पटेल को कहा गया। तो आज के समय में अगर ये लोग उनको अपनी पार्टी में लेते तो इसका मतलब इनके नेताओं द्वारा जो हार्दिक पटेल के ऊपर हमले हुए थे वो सब सिर्फ एक छलावा थे। ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं ना। ठीक है, ये वही हार्दिक पटेल जिसने मोदी जी को, सुनिए, ये वही हार्दिक पटेल जिसने मोदी जी को, अमित शाह को कहीं का नहीं छोड़ा, इतना ज्यादा गलत से गलत बातें बोली, उसके बाद भी अपनी पार्टी में लिया। खैर ये तो इनके पार्टी का चरित्र है, क्योंकि जो कपिल मिश्रा मोदी जी के चरित्र के ऊपर सदन के अंदर कितने गंदी गंदी बातें बोलता है, उसको अपनी पार्टी में लेकर के एक बड़ा लीडर आपने बना दिया। तो आपके चरित्र में कोई अच्छी बात तो नहीं, आपका चरित्र ही घटिया है। आपकी पार्टी का नियत और चरित्र दोनों गंदा है। नहीं देखिए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के जो नेता हैं वो साथ अब छोड़ते हुए, अभी कपिल सिब्बल जी भी हाल ही में पार्टी का साथ छोड़ दिया, उनका भी एक आरोप उन्होंने सदन में गए। सुनिए, पहले कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी है तो वो सदन में गए हैं ना, सदन में जाने के लिए छोड़ी। लेकिन सुनिए तो बात भी, उनकी भी कोई इच्छा होगी कि किसी कारण से पार्टी, लेकिन वो तो यही कह रहे थे कि हम जब अपनी बातों को रखते तो कांग्रेस पार्टी बातें नहीं सुनती है। और अभी हार्दिक पटेल भी यही बात कह रहे हैं कि फोन पर बिजी रहते हैं नेता, बात नहीं सुनते हैं। आप ऐसी कौन सी बात ही कर रहे थे? आपने आज तक हार्दिक पटेल अपना एक, मैं तो कहता हूँ हार्दिक पटेल आए और खुले मंच पे बोल दे कि मैंने अपने अलावा किसी एक सिंगल पर्सन को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई हो, किसी एक आदमी को संगठन से जोड़ा हो, या संगठन में क्या बदलाव होना चाहिए उसके ऊपर एक विचार दिया हो, आज तक कभी नहीं दिया। जब आपकी नियत और नीति थी ही नहीं, सिर्फ आपको क्या चाहिए था कि सारे महिमा मंडन आपकी हो, तो भाई कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है। इसलिए हम किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मोदी योगी और अमित शाह जैसे लोग नहीं जो जूती बना करके चलते रहे। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है, और जिसे ये लगता है कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो या तो अपनी बात रख सकता है या फिर किसी लालच में अपने केस हटवाने के लिए या कहीं और सेटल होने के लिए जा सकता है। ठीक है, अनिल मिश्रा जी, हम रिफॉर्म,
हम लोग अभी रिफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में जितने लोग जाएंगे उतने ही अच्छे नए नए युवा चेहरा हमारे उभर करके सामने आएंगे। ठीक है, अनिल मिश्रा जी, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से बड़े आरोप अब भाजपा पे लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों को समर्थन देती है भारतीय जनता पार्टी जो देशद्रोही है, केस दर्ज है उन पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांडे जी कह रहे हैं, हार्दिक पटेल जी ने यही कह के वो वापस आए कांग्रेस से भाजपा। उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गया मुझसे कोई काम ही नहीं लिया गया कांग्रेस में, मुझे कोई आइडियाज, मैं किसको बताऊं, मैं कैसे काम करूं, क्या सहयोग करूं संगठन में, कोई भूमिका। 15,000 लोगों को हार्दिक पटेल लेकर के साथ में ज्वाइन किए हैं। हाँ। आप बताइए, जब कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है, न उनके पास कार्यक्रम है, न उनकी कोई नीति है, न कोई विजन है, तो वो काम कहां से देंगे किसी को, जब उन्हें खुद वो दिग्भ्रमित है। जो पार्टी जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी जिसकी खुद ही भ्रमित हो, जो चीन से मदद लेकर के भारत में सरकार बनाना चाहता हो, जो विदेश में जाके भारत की गंदगी करता हो, भारत की बदनामी करता हो, ऐसे व्यक्ति के पास कहां से कोई कार्यक्रम रहेगा? कोई भी कार्यक्रम इनके पास है नहीं कांग्रेस के पास देश में चलाने के लिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी, हमारे कार्यकर्ता सेवा और सहायता के कामों में जनता में जुटे हैं। पूरे कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ता गांव गली में दिखे हैं। कहीं आपको कांग्रेस से कोई नेता दिखा है क्या सड़कों पर, जमीन पर, जनता की समस्या में? ये भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी को बता रहे हैं कि उनके पैर की जूती, हिंदुस्तान की जनता मोदी अमित शाह के पैर की जूती नहीं है। आप समझ लीजिए, जब जनता ने जिसने चुन के भेजा है उनको, आप ये कहना उसका अपमान करना है कि पैरों की जूती कोई है। उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनकी नीतियों पर भरोसा होता है, तब बार बार जनता वोट दे करके हमको चुनती है। ये भरोसे का रिश्ता है। सरकार जब बनती है तो जनता के भरोसे के दम पे बनती है, कोई तलवार के दम पे। मुगलों का शासन नहीं है कि हमने तलवार के दम पे कब्जा कर लिया है, जैसा आप बोल रहे हैं। तो जनता ने जो हमको विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो उसका अपमान मत करिए। पार्टी तो आपकी देश से जा ही रही है, डूब रही है। विदेशों में बैठ के भारत की बुराई करना आपके नेताओं को अच्छा लगता है। तो ये काम तो कम से कम आप जनता की बुराई तो मत करिए, अपमानित मत करिए। ठीक है, तो आप जिसको नहीं संभाल पा रहे हैं वो हमारे यहाँ आ रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं, अपनी टीम को आप विचार करिए, आत्ममंथन करिए कि आपके लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आपकी पार्टी गर्त में क्यों जा रही है। मंथन करना है तो इसका करिए, सुधार करिए, बजाय दूसरे की कमी निकालने के। आप हमारी कमी बता रहे हैं दोस्तों, अपने अंदर आप नहीं झांक रहे हैं कि आपकी पार्टी की क्या हालत है। ठीक है, वर्चस्व पांडे जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से यूपी में भी देखा आपने, प्रियंका गांधी आई और बात यही कही कि जब तक चुनाव नहीं जीत जाते, जब तक अपनी रणनीति को हम पूरा नहीं कर जाते, तब तक हम तैयारियों में जुटे रहेंगे लगातार। और इसी बीच इस तरीके की बड़ी खबरें सामने आना कि पार्टी के नेता अब साथ छोड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहला ये ऐसा मामला दिखा हो। देखिए, आरपीएन सिंह जी भी ने पार्टी का साथ छोड़ा, जितिन प्रसाद ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया, नारायण राय, कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं। और आप तो हालांकि बता रहे हैं कि हार्दिक पटेल कोई ऐसे बड़े नेता नहीं थे, तो इससे शायद कांग्रेस को कोई झटका या कोई कमी इससे नहीं हुई है। लेकिन क्या लगता है आगे की जो रणनीति तैयार की जा रही है, इसमें एक चुनौती का सामना कांग्रेस को यहाँ पर करना पड़ सकता है? देखिए, हार्दिक पटेल का जो रवैया था, जो तेवर था, जिससे ये बहुत पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि वो अब जिस प्रकार से उनके यहाँ गुजरात पुलिस की धमक पड़ रही थी और उन्हें बार बार अपने पुलिस स्टेशन में समन भेजा जा रहा था आने का, तो उससे यह स्पष्ट हो चुका था कि ये अब डर के भागने वाले हैं। क्योंकि है, देखिए, जब आपकी आइडियोलॉजी, आप देशभक्ति का नाम लेते, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी क्या है? एक डरपोक सावरकर की आइडियोलॉजी है, जो डर करके अंग्रेजों के सामने माफी मांग करके जेल से निकलने की अपील की। वैसी जब आपकी आइडियोलॉजी है तो आप उस आइडियोलॉजी के ऊपर चलोगे ना। आपकी आइडियोलॉजी गांधी की नहीं है जो डट करके लड़ता रहे, इसलिए आप अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर वर्तिए। जहां तक ये हमें बता रहे कि हमारी पार्टी की नीति नहीं है, नियत नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये लगता है किसी गलतफहमी और किसी सदमे में है। अगर हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे होते तो इनके नेताओं के पास हमेशा माइक पे बोलने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक ही मुद्दा नहीं रहता, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इनके नेता राहुल गांधी से डरते हैं। उनको पता है कि आज के डेट में अगर कोई भाजपा का अल्टरनेटिव है
कोई इस देश का सबसे बड़ा लीडर बन सकता तो राहुल गांधी हैं। इसलिए इनकी हमेशा डर के मारे हमेशा कुछ भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी। जब हमारा नौ संकल्प शिविर हुआ तो इनके डर का आलम तो देखिए कि जब जिस समय ये हुआ कि हर स्टेट में हम 9 संकल्प शिविर का आयोजन करेंगे, जो उदयपुर में हुआ था वही अब हर प्रदेश में होगा जी। तो इनके डर का आलम ऐसा था कि उस दिन की हमारी खबरों को किस तरीके से डाउन कराया जाए, उसके लिए इन्होंने जबरदस्ती जानबूझ करके ईडी की रेड पड़वाई। ईडी का समन सोनिया जी को भेजा, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम लोग गांधी की विचारधारा के लोग हैं। ईडी के, सीबीआई के या किसी भी ऐसे तंत्र से डरने वाले नहीं है। हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और जब तक इस देश में पूर्णतः इन काले अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती तब तक हमारा युद्ध चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल और कि ये सावरकर के उपासक और जो अंग्रेज का दलाल था सावरकर, ये उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, वर्चस्व पांडे जी, हार्दिक पटेल ने एक बयान भी दिया, एक ट्वीट भी उनका सामने आया था जब पद से इस्तीफा दिया उन्होंने पार्टी से। ये कहा कि कांग्रेस में उन्हें काम की आजादी और अधिकार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र पार्टी है, ठीक, जिसके अंदर एक उसका अपना संविधान है, जिसके तहत सबको अपनी बात रखने की आजादी है। लेकिन आप अपनी बात किस तरीके से रख रहे हो, आप अपनी बात में क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि अगर हम कोई बात रखते हैं, सपोज दैट, क्योंकि मैं भी स्टेट का एक कमेटी का मेंबर हूं, तो अगर मैं कोई बात रखता हूँ कि देखिए मुझे ये प्रोग्राम करना है, तो उस प्रोग्राम के लिए हमारे स्टेट के CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके पास हमारा प्रस्ताव जाता है। उसके ऊपर पूरे जो हमारे 22 लोग की कमेटी है वो विचार करती है, उसके पॉजिटिव पॉइंट सोचती है, निगेटिव पॉइंट सोचती है। उसमें बहुमत जब आता है कि अगर ये काम होना चाहिए, अगर बहुमत है तो होता है, अगर ये होता है कि नहीं इस काम से प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता है। ठीक, तो आजादी की बात ही नहीं है। हम यहाँ पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आपकी सारी बात मानी जाए, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, आपने कौन सा तीर मार दिया है भाई? आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए? जहां तक इन्होंने कहा कि अपने साथ 200-300 लोग लेकर के ज्वाइन किए। ऐसे भाई हमारे यहाँ पे कोई भी एक सिंगल आदमी किसी भी पार्टी में ज्वाइन करता, अपने साथ 2 ट्रक आदमी भर करके लाता है अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जितने लोगों को लेकर के सभी लोग आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। ठीक है, लेकिन सभी नेताओं का एक ही आरोप, वर्चस्व पांडे जी, सभी नेताओं का एक ही आरोप कैसे ये हो सकता है? मेरी बात अभी यही चीज अभी आपने बोली हार्दिक पटेल की, उसके बाद कपिल सिब्बल ने जी भी ने यही बात बोली, तो बात को सुना नहीं जाना। आरपीएन सिंह सुनिए, हार्दिक पटेल हो, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, या जितने भी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी तो किसके साथ गए? सत्ता के साथ गए ना। ऐसा तो है नहीं कि जाके विपक्ष में किसी और पार्टी के पास बैठ गए, सत्ता के साथ गए। जहां तक रही बात कपिल सिब्बल जी की, वो देश के बड़े लॉयर है और हमारे पास इतनी सीट नहीं थी कि हम सभी लोग को संतुष्ट कर सके और सभी लोग को राज्यसभा भेज सके। पहली चीज तो ये जाननी, हमारे पास इतनी सीट नहीं है ना, तो उसमें से हम सेलेक्टिव लोग को ही भेज सकते थे। आप कई टर्म में जा चुके हैं, अब कुछ नए चेहरों को जगह मिलनी है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, आप देखिए कि यूथ आइकन के रूप में गए हैं। बाकी अभी केरला से हमारी यूथ आइकन गई। तो अब जब हमारे यहाँ से नए नए लोगों को जाने दिया तो आप उनके लिए स्पेस दीजिए, नए लड़कों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको गाइड करिए। तो ऐसे में अगर आप सदन में जाने के लिए किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो आपका सदन में स्वागत है, आइए सदन में। आप वहां भी अगर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं आइए सदन में, आप हमारे साथ नहीं किसी के साथ भी, लेकिन आवाज तो कम से कम देश की बुलंद करेंगे। हार्दिक पटेल, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेताओं की तरह सत्ता के गोद में जाकर के तो नहीं बैठ जाएंगे, और हार्दिक पटेल के कहने के अनुसार मैं फिर से कहूंगा अमित शाह के पैर की जूती तो नहीं बन जाएंगे। ठीक है, अरुण मिश्रा जी क्या कहेंगे इसको लेकर कि कल जिस तरीके से उनका एक और ट्वीट सामने आया हार्दिक पटेल का, जहां पर उन्होंने ये बात लिखी है कि मोदी जी का सिपाही बनकर काम करूंगा। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हार्दिक पटेल जी ने जो कहा है, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और वैश्विक नेता हैं, विश्व स्तर की उनकी छवि है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे अगुवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके सिपाही के रूप में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही के रूप में ही काम कर रहा है। उन्होंने ये उनके कहने का संकेत यह है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी के विचारों रीतियों के हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, उनका स्वागत है, उनको पार्टी में काम करने का अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस जैसा उनको बेरोजगार नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस में जब कोई काम ही उनको नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जनसेवा के मुद्दे हैं, गांव गांव जनता से जाके मिलना है, उनके सुख दुख को समझना है, उसमें भागीदारी करना है। वो सरकार के माध्यम से भी हम सेवा करते हैं और
और संगठन के माध्यम से भी सेवा का काम हम करते हैं। लेकिन तो संगठन में जनता की सेवा करने का उनको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम करेंगे। ठीक है अनिल मिश्रा जी, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद ही किस तरीके से, क्योंकि आपको ही पता होगा कि ये वही हार्दिक पटेल जी हैं जिनका जो राजनीतिक सफर था वो मोदी और शाह के विरोधी राजनीति से ही आगे बढ़ा है, और इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और लेकिन उससे पहले भी तो जब वो पार्टी में थे कांग्रेस की, उसके बाद इस तरीके के विरोध करना उनके खिलाफ, और अचानक जब पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से वही मोदी और वही शाह के बारे में इस तरह की बातें करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, नेता कोई भी हो, हाँ। वो जिस विचारधारा में अपने आप को राजनीति करता है, जिस विचारधारा से जुड़ता है, तो उस पार्टी की कुछ पॉलिसी होती है, काम करने का तरीका होता है। आप बताइए, राहुल गांधी जी जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो मोदी जी को मोदी मोदी करके बोलते हैं, मोदी जी भी नहीं बोलते हैं, तो और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा संस्कार उनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जब उनके नेता देश का अपमान करते हैं विदेशों में जाके, तो वही तो संस्कार उस समय हार्दिक पटेल जी के अंदर था, जो उनके नेता बोलते थे, उसी हिसाब से वो भी बयानबाजी करते थे। अब जब उनको ये महसूस हो गया कि जो है मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या उनके जो नेता हो, तो बिना वजह मतलब का करते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी काम किया है मोदी जी ने किया है, अपने व्यक्तिगत हित में कोई काम नहीं किया है। ये कोई माँ बेटे की पार्टी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। चाय बेचने वाला एक गरीब का बच्चा भी यहाँ प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अडानी भैया और अंबानी भैया की पार्टी है। ये बताएं, 30 साल से गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है और मुझे हंसी भी छूट रही है कि पांडे जी इतना भी कांग्रेस में सेवा कर लें, इनको कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी वर्कर कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बड़े पद पर जा सकता है। ये पैर के जूते की बात करते हैं, जूती की। कांग्रेस में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पैर की जूती होगा, वही संगठन में आगे जा सकता है, लेकिन पैर की जूती बनने पर भी बेचारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कभी नहीं बन सकता है। ये उसका दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ तो सामान्य कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है अनिल मिश्रा जी, वर्चस्व पांडे कुछ कह रहे हैं इसी पर। वर्चस्व पांडे जी, बात रखिए अपनी। देखिए, पहली बात तो पैर की जूती की जहां तक बात है, वो मैंने नहीं, हार्दिक पटेल ने कही है। तो आप हार्दिक पटेल से इसके बारे में जाके समझिएगा, वो आपको ज्यादा विस्तृत रूप से समझाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। संस्कारों की वजह से कही थी, जो आपके नेता बोलते थे। संस्कारों की बात कर रहे हैं, दुनिया संस्कारों की बात जहां तक आप कर रहे हैं, वो इन्हीं के नेता जो जिसको आप बता रहे थे, मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बंगाल में चुनाव करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ दीदी, ये दीदी, ऐसे जिस तरीके से वो सदन के अंदर एक जमहूरे के रूप में जैसे जादूगर होता है या फिर खेल दिखाने वाला था, उस तरीके से हाथ हिलाते हैं, आंख मटकाते हैं, तो वो सब देख करके संस्कार तो पता चलता है। ठीक। और जहां तक रही मोदी जी की बात, तो उस पर मैं एक ही बात इनको कहना चाहूंगा, शायद इनको पता नहीं, हमारे देश में तो बिस्किट को भी पार्ले जी कहा जाता है, तो मोदी जी को मोदी जी कहने में कोई समस्या नहीं है। ठीक ना? अभी तो समझता है आपके नेताओं को। और कोई जी कहने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता, या फिर जी ना कहने से सम्मान नहीं घट जाता। ठीक ना? उसके लिए अपनी एक इमेज बनानी होती, जो कि मोदी जी शायद न बना पाए हैं। मोदी जी की बुराई, पहले हार्दिक पटेल की बात करिए ना। हार्दिक पटेल ये वही बुराई क्यों करते हैं विदेश में जाके? कौन सी बुराई की गई है बताइए आप? आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी तारीफ नहीं की गई है? देश में है शुद्धता है, रहने लायक माहौल नहीं है, वहाँ दंगे हैं, बलवा है, अशांति है। पिछले 5 दिनों में जिस प्रकार से, अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर के भाजपा ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया था, कश्मीर फाइल, कश्मीरी पंडित, फलाना डमकाना। पिछले 5 दिनों में 7 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप है, और इनके नेता और हमारे देश के गृह मंत्री, मुझे शर्म आता है कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो जाकर के फिल्म देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ट्वीट में बैठकर के उनको देश के कश्मीर के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सरकार में पूरा प्रोटेस्ट खाली हो गया महाराज। ठीक है मिश्रा जी, वर्चस्व पांडे जी, कश्मीर का मुद्दा नहीं है ना अभी ये, अभी तो पार्टी की बात हो रही है कि किस तरीके से पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, चाहे वो सत्ता हो या फिर कोई और पार्टी हो। बात ये है, देखिए, जितना बढ़ाएंगे राजनीति को वो और बढ़ती ही चली जाएगी सर। एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे जुड़ते ही जाते हैं। इसमें आइडियोलॉजी की बात आती है ना, तो यहाँ पे जब पार्टी कोई छोड़ के जा रहा है, वहां पे आइडियोलॉजी जब फंस रही है, तो आइडियोलॉजी क्या फंस रही है? आप फिल्म तो बनाते हो कश्मीर मुद्दे पर, लेकिन वही कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ देते हो।
आप फिल्म तो बनाते हो जवानों के ऊपर, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश में कैसे आता है, जवान मर जाते हैं, उसको आप छोड़ देते हो क्योंकि आपको उसका राजनीतिक फायदा उठाना होता है। अब जैसे जो 5-6 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, चुनाव के पहले मोदी जी उसके ऊपर फिर फिल्म बनवाएंगे, उसमें अपना महिमा मंडन करवाएंगे और देश को बेवकूफ बनाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हम करते हैं, जमीन दान में नहीं देते हैं चीन और पाकिस्तान को। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो आप करते हैं, पहली बार ऐसा हो कि किसी पार्टी ने मोहब्बत में चाय की मेज पे हजारों सर्जिकल स्ट्राइक करे कि सब कुछ नहीं करते हैं। खैर, लेकिन जहां तक हार्दिक पटेल, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं की बात है जो इनकी पार्टी में जुड़ेंगे, वो लोग हैं जो लोग मोदी और अमित शाह को अच्छी तरीके से भद्दी बातें बोल चुके हैं, और उनके वो एक टेप कांड को लेकर के या एक महिला के ऊपर जिस प्रकार से इनकी निगरानी चल रही थी उसको लेकर के सदन में, खुले सदन में बोलने वाले लोगों को इनके पार्टी में जगह मिलती है, क्योंकि इनको पता कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग इनके चरित्र को उजागर कर सकते हैं। तो उनको अपने साथ पहले केस उनके ऊपर दर्ज कराओ, फिर उनको केस हटाने के नाम पर अपने साथ लो, जिससे वो इनका जो है भांडा न फोड़े जिस प्रकार से इनके चरित्र है। तो अपने चरित्र को बचाने की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे से लड़ रही है, लड़ती रहे। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, अभी हार्दिक पटेल की बात हो रही थी, लेकिन अभी कल ही की बात है, कल देर शाम श्वेता ब्रह्मभट्ट ने भी साथ छोड़ दिया कांग्रेस का, इस पर क्या मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको एक्सेप्ट करने में हमें बुराई है, मैं सामने वाले ऐसा भी नहीं कर सकता कि हमें दिख नहीं रहा है। हमारी पार्टी इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, तो जिसको ये लग रहा होगा कि उसका फ्यूचर यहाँ पर इस समय कुछ नहीं है फ्यूचर, और उसको कहीं और संभावनाएं दिख रही होंगी, वो हमें छोड़ करके जा रहा होगा। और ये लोकतंत्र देश है ना, आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी के भी साथ जुड़ो, काम करो। तो आप जैसे ही कोई हमारी पार्टी छोड़ करके जाता है या किसी पार्टी कोई छोड़ करके जाता है, तो उसकी जगह कोई लेने के लिए एक अगला व्यक्ति आता है ना, तो स्पेस हमेशा फिल जो उसको होता है उसको भर दिया जाता है। तो हमेशा नए चेहरे आपको दिखेंगे, युवा चेहरे आपको दिखेंगे, और अब देश कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर रही है, तो एक नए युवा ऊर्जा के साथ हम लोग आपको दिखेंगे। और 2024 के चुनाव में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया उदयपुर के चिंतन शिविर से शुरू हो चुकी है। लेकिन वर्चस्व पांडे जी, आगे सवाल यही बढ़ता है यहाँ से ही कि किस तरीके से अब रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरीके से चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पार्टी को एक साथ लाकर आगे की तैयारी कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब 2024 की तैयारी में पूरी ताकत जो है वो कांग्रेस अब झोंकने के लिए तैयार है, और इसी के लिए जो शिविर चल रहे हैं लगातार उनके, वो भी इसी के लिए ही है। तो अब किस तरीके से काम होगा वर्चस्व पांडे जी? आप तो खुद भी देख रहे हो ना कि इतने दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक्टिव दिख रही है, और अपने संगठन को लेकर के जिस प्रकार से एक्टिव दिख रही है जी, तो ये निश्चित तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को रिवाइव करने के लिए वर्क हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेंगे और अच्छे तरीके से देश की बात को, मुद्दे को उठाते हुए आपको नजर आएंगे। अब किस प्रकार की क्या रणनीति चल रही है, शायद अभी खुले मंच पे साझा करना उचित ना हो हमारे लिए, इसलिए हम बस इतना कहना चाहिए कि आपको आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद आपको कांग्रेस पार्टी का नया चेहरा और नए तेवर, नए कलेवर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अनिल मिश्रा जी, मैं अपने साथी को एक सलाह देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के लोग एक चिंतन शिविर करें कि गांधी नामक राहु और केतु से भारत की कांग्रेस पार्टी से मुक्त हो जाए, और जितना जल्दी ये मुक्त हो सकेगी ये एक अच्छे विपक्ष के रूप में हमारे सामने आ सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं के साथ। और सावरकर को लाके बैठा दें क्या? बिल्कुल ले आइए, आपको बैठा दें। मैं तो चाहता हूँ आपको हिंसा के पुजारी ये लोग, इसीलिए बोला तो चाहता हूँ आपको बना दें, लेकिन जो राहु केतु की महादशा, फर्क नहीं पड़ता। राहु केतु की महादशा कांग्रेस पे चल रही है गांधी नामक, इससे जितना जल्दी आप मुक्ति ले लेंगे देश भी उससे मुक्ति पा जाएगा और सुकून शांति आएगी, कांग्रेस का भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, हम तो कांग्रेस के राहु केतु को शांत कर लेंगे, लेकिन देश के ऊपर जो राहु केतु मंडरा रहे हैं दो चंगू मंगू, उनका क्या होगा? देश के राहु केतु यही हैं, गांधी परिवार, उनसे मुक्ति मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए। किस तरीके से लगता है गुजरात चुनाव में, क्या लगता है इसका कुछ जो असर है वो पड़ेगा?
कोई असर नहीं पड़ने वाला। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छे से लड़ाई लड़ेगी और जहां तक हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस बार हम गुजरात में, पिछली बार कुछ सीटों से सरकार रह गई थी क्योंकि उसमें इनकी पार्टी का बहुत बड़ा खेला चला था, लेकिन इस बार नहीं चल पाएगा और इस बार कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाएगी। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में है और जिस तरीके से बीजेपी भी खेला करने की कोशिश कर रही थी, अब उसको कांग्रेस पार्टी अब नाकाम करने के लिए खड़ी हुई है। जी ठीक है, अनिल मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि एक तरफ बीजेपी तो पूरी तरीके से खेला कर रही है, ऐसा वर्चस्व पांडे जी का कहना है, लेकिन अब कांग्रेस से पूरी तरीके से तैयार है उसको हराने के लिए। सारा खेल जनता का है। निर्दलीय उम्मीदवारों, निर्दलीय विधायकों के बराबर इनकी संख्या गुजरात में रहेगी और हमारा पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार फिर वहां बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, वो एकदम दिखाई पड़ रहा है, चुनाव सामने है, आप देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात रखी, वहीं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ वर्चस्व पांडे जी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरीके से अगर पार्टी का साथ भी जो नेता छोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पार्टी पर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। और आपको बताना चाहेंगे इसी कड़ी में कि गुजरात चुनाव से पहले ही कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा की तरफ उन्होंने रुख किया और उसकी सदस्यता ली है। वहीं हार्दिक पटेल गुजरात के एक बड़े पाटीदार नेता के रूप में गिने जाते हैं और इनकी युवाओं में काफी ज्यादा पकड़ है और जिसका उदाहरण ये कांग्रेस में रहते हुए पहले भी दे चुके हैं। वहीं हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ज्यादातर फोन में व्यस्त रहते हैं, उनके पास बात करने का समय नहीं रहता। इसके साथ ही कई और जो आरोप हैं वो भी हार्दिक पटेल ने लगाए हैं। और इसी कड़ी में यह भी बताना चाहूंगी आपको कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई तरह देखा जा सकता है कि कई बड़े नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ जो है वो छोड़ दिया है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इसके साथ ही आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, कई ऐसे बड़े नेता हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पक्ष रखा गया और ये बात कही गई कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता और साफ तौर पर गुजरात चुनाव में ये भी साफ कर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो अपनी रणनीति तैयार की जा रही है वो वहां पर काम करेगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेटी न्यूज।